हाँ भाई, तो अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा क्वांटम मैकेनिकल या क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेनेशन। किसका? वेव फंक्शन का। देखिए ध्यान से समझिएगा चीजें, क्योंकि इस पोर्शन से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक चीज कहां से आई है वो बताऊंगा। देखिए अगर सपोज करो कि ये हमारा टोटल वेव फंक्शन है, अगर एनर्जी की टर्म में बात कर रहे हैं कि ये हमारा टोटल वेव फंक्शन है, तो इस टोटल वेव फंक्शन में हमारा ट्रांसलेशनल फंक्शन भी इंक्लूड होगा, इनटू हमारा रोटेशनल वेव फंक्शन भी यूज होगा, इनटू हमारा वाइब्रेशनल वेव फंक्शन भी यूज होगा, इनटू हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेव फंक्शन भी यूज होगा, और इनटू हमारा न्यूक्लियर वेव फंक्शन भी यूज होगा। तो हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है, या मैं कहूं ओवरऑल जो वेव फंक्शन होता है, तो उसमें इन पांचों की मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि यही 5 टाइप की एनर्जी होती है, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये बात होती है। अब इसमें होता क्या है कि अगर मुझे इस टोटल वेव फंक्शन को सिमेट्रिक बनाना है, भाई क्या, अगर इस टोटल वेव फंक्शन को मुझे सिमेट्रिक बनाना है, तो ये सारे के सारे वेव फंक्शन कैसे होने चाहिए? सिमेट्रिक इन नेचर होने चाहिए। मतलब ऑल वेव फंक्शन शुड बी इन, ऑल वेव फंक्शन मस्ट बी इन, यस मस्ट बी इन सिमेट्रिक। बात ठीक है। अगर मुझे इस टोटल वेव फंक्शन का नेचर पता करना है कि एंटी सिमेट्रिक कैसे है या एंटी सिमेट्रिक बनेगा, तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए भी इन सारे वेव फंक्शन को कैसा होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। अब मुझे इस टोटल वेव फंक्शन का कभी कभी ये आ जाता है कि टोटल वेव फंक्शन ये सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है, उसका पता कैसे करोगे? अब होता क्या है, देखिए इस वेव फंक्शन में 5 वेव फंक्शन यूज हुए हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल वेव फंक्शन होता है वो हमारा सिमेट्रिक इन नेचर होता है, सिमेट्रिक इन नेचर होता है। बात ठीक है। दूसरा कि जो हमारा वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है वो भी हमारा सिमेट्रिक इन नेचर होता है। बात ठीक है। और तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टीशन फंक्शन होता है वो भी हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक इन नेचर होता है। ठीक है, इस बात को मत लिखिएगा ऑल द वेव फंक्शन मस्ट बी इन सिमेट्रिक, ऐसा जरूरी नहीं है, इस बात को काट देना। लेकिन जो इसकी सिमेट्री है वेव फंक्शन की, वो बाकी वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे तो मैं इनका नेचर बता रहा हूं कि जो ट्रांसलेशनल वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक इन नेचर होता है। सिमेट्रिक इन नेचर कैसे होता है कि अगर कोई तुम मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हो St मॉलिक्यूल, तो इसके दोनों स्पिन सेम टाइप के हैं, तो वे आपस में अगर एक्सचेंज भी करेंगे तो उनके वेव फंक्शन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वे सिमेट्रिक ही रहेंगे। ऐसे ही वाइब्रेशनल में, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन गड़बड़ कहां होती है कि जो हमारा पाई रोटेशनल होता है, तो ये जो पाई रोटेशनल वेव फंक्शन होता है ये इवन वैल्यू ऑफ जे के साथ, इवन वैल्यू ऑफ जे के साथ सिमेट्रिक होता है। कि जो हमारा पाई रोटेशनल वेव फंक्शन होगा वो इवन वैल्यू ऑफ जे के साथ सिमेट्रिक होगा। तो जे की वैल्यू कैसी होगी? जब 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगी। वहीं अगर हम बात करें ओड वैल्यू के साथ, ओड वैल्यू ऑफ जे के साथ, ये एंटी सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? ये एंटी सिमेट्रिक होता है। जैसे जे की वैल्यू 1, 3, 5, 7 हो गई। तो इन कंडीशन को याद रखें पहले तो सिंपल सी बात है, ये हमारे सिमेट्रिक होते हैं, बात खत्म। जो पाई रोटेशनल होता है वो इवन वैल्यू जे के साथ हमारा सिमेट्रिक होता है, बल्कि ओ जे की वैल्यू के साथ हमारा कैसा होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है। सेम कहानी किस में आती है? न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन में, न्यूक्लियर वेव फंक्शन में। तो जो ये न्यूक्लियर वेव फंक्शन होता है ये भी डिपेंड करता है न्यूक्लियर स्पिन के ऊपर। किसके ऊपर करता है? न्यूक्लियर स्पिन के ऊपर। अगर सपोज करो कि कोई एटम है और उसके पास आई स्पिन है, तो उसमें टोटल कितनी होती है? 2i + 1 स्पिन स्टेट होती है।
कितनी होती है 2i प्लस के 1 स्पिन स्टेट होती है। अगर मैं इसे वेव फंक्शन की फॉर्म में बात करूं तो न्यूक्लियर स्पिन से 2i प्लस के 1 का होल स्क्वायर फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2 हो गया, D2 हो गया, N2 हो गया, तो इन मॉलिक्यूल के लिए अगर टोटल वेव फंक्शन होता है तो वो इस फॉर्म में निकल के आता है, तो 2i प्लस के 1 का होल स्क्वायर। अब जब हम 2i प्लस 1 के होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से दो वैल्यू मिलती है। एक वैल्यू तो होती है i 2i प्लस के 1, दूसरी वैल्यू होती है i प्लस के 1 और 2i प्लस के 1। अब जो ये वैल्यू होती है i 2i प्लस के 1, मतलब सुनिए ध्यान से एक बार फिर से, न्यूक्लियर वेव फंक्शन में न्यूक्लियर स्पिन होता है। अगर एक न्यूक्लियर स्पिन हमारे पास i वैल्यू है तो उसमें इतनी 2i प्लस के 1 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट बनेगी। जैसे न्यूक्लियर स्पिन हाफ हो गया तो हाफ तो आप काट देंगे 2, तो मतलब एक बार वो ऊपर हो सकता है, एक बार नीचे हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर इतनी स्टेट बन रही है तो स्टेट से हमें क्या निकालना है कि उसका वेव फंक्शन कितने टाइप का बन सकता है। तो उन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट से हमारा वेव फंक्शन 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर के इक्वल बन सकता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, जब दोनों का स्पिन सेम हो। अब होता क्या है कि जब 2i प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास दो वेव फंक्शन आते हैं। एक आता है i 2i प्लस के 1, एक क्या आता है i 2i प्लस के 1, और एक आता है i प्लस के 1 2i प्लस के 1। अब जो i 2i प्लस के 1 होता है ये हमारा एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होता है, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होता है। और जो i प्लस के 1 2i प्लस के 1 होता है ये हमारा सिमेट्रिक इन नेचर होता है। जैसे बात कर लेते हैं, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके पास टेंडेंसी होती है दो प्रॉपर्टी शो करने की। जैसे वो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन क्या करता है, एक ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं और एक पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए कोई और वेव फंक्शन होगा या उसके लिए कुछ और सिमेट्रिक हो सकता है या वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। तो जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है वो सिमेट्रिक इन नेचर होता है। जब सिमेट्रिक इन नेचर होगा तो वो ये अपना वेव फंक्शन को फॉलो करेगा। तो सिमेट्रिक इन नेचर में कौन सा होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, और एंटी सिमेट्रिक इन नेचर कौन सा होता है, पैरा हाइड्रोजन होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि पैरा हाइड्रोजन के लिए i 2i प्लस 1 यूज होगा और ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए i प्लस के 1 2i प्लस के 1 यूज होगा। तो ये चीजें यहां से निकल के आ गई। अब हमें क्या पता लगा कि सिर्फ हमारा जो वेव फंक्शन है, इन चीजों से पता लगा कि रोटेशनल E1 वैल्यू J के साथ सिमेट्रिक, A के साथ सिमेट्रिक, इतनी बात पता लगी। अब दूसरे ये बात याद रखनी है कि पैरा हाइड्रोजन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है और न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन या न्यूक्लियर वेव फंक्शन को शो करेंगे तो i 2i प्लस के 1 से वो हमारा निकल के आएगा, और जब हमारा सिमेट्रिक आएगा तो i प्लस के 1 2i प्लस के 1। अब देखिए अगर मैं ओवरऑल हमारे फंक्शन की बात करूँ, अब अगर मैं ओवरऑल अपना ये बचा हमारा पाई टोटल यही आता है ना, पाई रोटेशनल, तो इस केस में हमें क्या पता लगा। अब देखिए इस चीज़ों को लिख के उसके बाद एक ओवरऑल देखिए क्या पता लगा। तो हमें ये पता लगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 2i प्लस के 1 कॉमन के लिए कैसे होता है कि जो हमारा पाई ट्रांसलेशनल है हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा रोटेशनल होता है वो दो चीजें करता है। अगर वो सिमेट्रिक है तो वो सब सिमेट्रिक कब होगा, जब E1 वैल्यू होगी J की, मतलब 0 2 4, और एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब हमारी ओड वैल्यू होगी, मतलब J की इक्वल टू 1 3 5। बात ठीक है। वाइब्रेशनल भी हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। अब इसके बाद जब न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी दो चीजें आ जाती है। पहला ये कि अगर वो i प्लस के 1 2i प्लस के 1 का है तो वो सिमेट्रिक इन नेचर है। अगर वो i 2i प्लस के 1 है तो वो हमारा एंटी सिमेट्रिक इन नेचर है।
बात ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा फाई टोटल या साई टोटल बन के आता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक इस न्यूक्लियर वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा हमारा पाई रोटेशनल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई बाकी तीनों तो क्या हो गए? सिमेट्रिक हो गए। तो अगर हमारे साई टोटल को सिमेट्रिक बनना है या एंटी सिमेट्रिक बनना है तो उसके लिए एक प्रॉपर कपलिंग होनी चाहिए। किसके बीच में? रोटेशनल, पाई रोटेशनल के बीच में और साई न्यूक्लियर के बीच में अगर एक प्रॉपर कपलिंग होगी तो उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा वेव फंक्शन कैसा हो, रोटेशनल वो सिमेट्रिक हो कि एंटी सिमेट्रिक हो। अब इसके लिए कैसे पता लगेगा? देखिए, तो कंडीशन फॉर सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक बताइए। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन लिख लीजिएगा नीचे कि कंडीशन फॉर सिमेट्रिक। देखिए, अगर हमें अपने वेव फंक्शन को सिमेट्रिक बनाना है तो हमारे पाई रोटेशनल और पाई न्यूक्लियर के बीच में कपलिंग होगी। और वो कपलिंग कब होगी? जब हमारी इवन जे वैल्यू या हमारा सिमेट्रिक वेव फंक्शन इधर भी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के साथ कपल करेगा। मतलब अगर सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनाना है तो हमारा किसके साथ कपलिंग होनी चाहिए? सिमेट्रिक के लिए इवन जे वैल्यू विल कपल विद, उसके साथ किसके साथ करेगा? यहाँ पे i प्लस के 1 2i प्लस के 1। अगर हमारे वेव फंक्शन को भाई इन दोनों के बीच में कपलिंग होगी, अगर वे इवन जे वैल्यू विल कपल विद इवन वो सिमेट्रिक के साथ तो कपल बना रहा है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि जब कभी हमारी एंटी सिमेट्रिक मतलब ओड जे वैल्यू कपल कर रही है किसके साथ? कपल विद एंटी सिमेट्रिक के साथ, मतलब i 2i प्लस के 1, तब भी हमारा वेव फंक्शन कैसा होगा? सिमेट्रिक। तो ये दोनों कंडीशन किसके लिए है? सिमेट्रिक के लिए। सुन लीजिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे इस साई टोटल को सिमेट्रिक बनाना है या एंटी सिमेट्रिक दिखाना है तो विल डिपेंड अपॉन द साई रोटेशनल एंड साई न्यूक्लियर। अब इसमें भी एक सिमेट्रिक नेचर का है और एक एंटी सिमेट्रिक नेचर का है, और इसमें भी एक सिमेट्रिक नेचर का है और एंटी सिमेट्रिक नेचर का है। पहली कंडीशन मैं बता रहा हूं कि अगर मुझे साई टोटल को सिमेट्रिक बनाना है तो उस केस में इवन जे वैल्यू यहां पर सिमेट्रिक के साथ मैच होनी चाहिए या इसके साथ कपल होनी चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक ओड जे वैल्यू यहां पर एंटी सिमेट्रिक के साथ होनी चाहिए, तभी हमारा वेव फंक्शन कैसा बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। ये थी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 किसके लिए है? एंटी सिमेट्रिक के लिए। देखिए एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर हमारा क्या बनाना है? एंटी सिमेट्रिक बनाना है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि जो इवन जे वैल्यू है, अगर इवन जे वैल्यू कपल करती है किसके साथ? सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक के साथ, मतलब i 2i प्लस के 1। अगर कपलिंग इस प्रकार से होती है कि इसका सिमेट्रिक उसका एंटी सिमेट्रिक, तो वेव फंक्शन जो बन के आएगा वो हमारा कैसा बनेगा? एंटी सिमेट्रिक बनेगा। अगर इसका एंटी सिमेट्रिक मतलब ओड जे वैल्यू कपल करता है किसके साथ? i प्लस के 1 और 2i प्लस के 1 के साथ, तब भी हमारा वेव फंक्शन कैसा बनता है? एंटी सिमेट्रिक इन नेचर बनता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बोसोन पार्टिकल के लिए और फर्मियोन पार्टिकल के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं बोसोन पार्टिकल की और अगर मैं बात करूं फर्मियोन पार्टिकल की, तो जो बोसोन पार्टिकल होते हैं वो सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं, बात ठीक है, और जो फर्मियोन होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं। तो सिमेट्रिक इन नेचर से मतलब क्या है कि जो i की वैल्यू होगी वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, जैसे ड्यूटेरियम के लिए होती है। D2 के लिए i की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे ही 14n के लिए i की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर फर्मियोन कैसे होते हैं? एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, मतलब जो बोसोन के लिए साई टोटल आता है वो कैसा होता है? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक होने के लिए इसे इवन जे वैल्यू को किसके साथ कपल करना पड़ेगा? इसके साथ कपल करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में इसकी
इसकी ओड वैल्यू को कहां कपल करना पड़ेगा, इसके एंटी सिमेट्रिक के साथ कपल करना पड़ेगा। किसमें, जब हमारी बोसोन की बात होती है। दूसरा, जब फर्मियोन की बात होती है, फर्मियोन क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं, तो इनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो जब 1/2 वैल्यू होती है तो हमारा ओवरऑल वेव फंक्शन कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होता है। तो एंटी सिमेट्रिक इन नेचर के लिए हमें यहाँ के सिमेट्रिक वाले पार्ट को किसके साथ कपल कराना पड़ेगा, इधर के एंटी सिमेट्रिक वाले पार्ट से, और यहाँ के एंटी सिमेट्रिक वाले पार्ट को किससे कपल कराना पड़ेगा, सिमेट्रिक वाले पार्ट से। तो तभी हमारा फंक्शन कैसा बन पाएगा, एंटी सिमेट्रिक बन पाएगा। तो लिखते हैं, अगर तुम्हें साइड टोटल लिखना पड़ जाए या एनर्जी लिखनी पड़ जाए तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे। देखिए, अगर पार्टीशन फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टीशन फंक्शन फॉर बोसोन एंड पार्टीशन फंक्शन फॉर फर्मियोन, तो कैसे करोगे। तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, पार्टीशन फंक्शन फॉर बोसोन पार्टिकल। तो बोसोन पार्टिकल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक इन नेचर होता है। तो सिमेट्रिक इन नेचर होने के लिए इसे प्रॉपर कपलिंग करनी पड़ेगी। तो जब प्रॉपर कपलिंग करेगा तो देखिए पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, जी आई समीशन जी आई ई की पावर माइनस के बीजे कोष्टक जे प्लस के 1 बाई के टी। तो अगर इसका मैं सिमेट्रिक पार्ट ले रहा हूं, सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे जे E1 ले रहा हूं, तो उस केस के लिए ये कैसा पार्ट हो गया, E1 है तो ये भी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो जब ये सिमेट्रिक होगा तो बाहर जो डिजनरेसी की वैल्यू आ जाती है किसके लिए, न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन के लिए, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, I प्लस के 1 और 2I प्लस के 1, ये E1 वैल्यू के साथ था। प्लस यहाँ पर अगर किसके साथ लिखेंगे, फिर से एंटी सिमेट्रिक के साथ। तो एंटी सिमेट्रिक के साथ जब कपल करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, I 2I प्लस के 1, ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ये कैसा पार्ट है, एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो यहाँ पे कितनी आएगी, J की वैल्यू ओड आएगी और E की पावर माइनस के बीजे कोष्टक J प्लस के 1 बाई कितना हो जाएगा, KT। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल जाता है कि बोसोन पार्टिकल के लिए हमारा पार्टीशन वेव फंक्शन कैसा होता है, तो उस केस में कुछ नहीं करना, जो सिमेट्रिक वाले पार्ट है सिमेट्रिक के साथ कंबाइन करो, जो एंटी सिमेट्रिक वाला पार्ट है उसे एंटी सिमेट्रिक के साथ मैच करो। तो यहाँ पर कभी कभी वैल्यू भी लिखी होती है कि J = 0 2 4, तो यहाँ ध्यान रखना ये सिमेट्रिक वाला पार्ट, और यहाँ पर कभी वैल्यू मिलेगी 1 3 5, ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो ये जो हमारा पार्टीशन फंक्शन आया किसके लिए आया है, बोसोन के लिए आया है। सेकंड देखिए, सेकंड अगर मैं फर्मियोन की बात करूं, फर्मियोन पार्टिकल की, तो फर्मियोन पार्टिकल कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। तो एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होने के लिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, E की पावर माइनस के बीजे J प्लस के 1 बाई KT। भाई फंक्शन किसके बीच में हो रहा है, ये कभी सोचो कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम जो कपलिंग करा रहे हैं किस किस के बीच में करा रहे हैं, एक करा रहे हैं साई रोटेशनल के बीच में, एक करा रहे हैं न्यूक्लियर के बीच में। तो साई न्यूक्लियर क्या होता है, वो इक्वल टू होता है डीजनरेसी के। अगर पार्टीशन फंक्शन की बात करें तो कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्यों न्यूक्लियर जो इक्वल टू होता है वो होता है डीजनरेसी के, क्योंकि इसमें जो एनर्जी टर्म होती है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो G0 इज द डीजनरेसी फॉर द न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन फॉर बोसोन पार्टिकल। बात ठीक है। अब इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के बीजे J प्लस के 1। अगर J की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ओड वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा ये कैसा फंक्शन हो गया, ओड हो गया। तो ओड होने से ये कैसा हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, डीजनरेसी की वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो सिमेट्रिक हो। और सिमेट्रिक कौन सी थी, I प्लस के 1 और 2I प्लस के 1। एक तो ये हो गया प्लस, अब इसके साथ एक ही बचती है, कौन सी, I 2I प्लस के 1, ये डिजनरेसी हो गई। और समीशन में कितना आ जाएगा, E की पावर माइनस के बीजे J प्लस के 1 बाई KT। और यहाँ पर J की वैल्यू कैसी रहेगी,
यहाँ पे ओड थी तो यहाँ पे कैसी आ जाएगी, E1 आ जाएगी, या 0 2 4 या 6, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 3 5। तो ये ओवरऑल जो हमारा पार्टीशन फंक्शन निकल के आता है ये किसके लिए आता है, फर्मियोन के लिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सबसे पहले एक बात यहीं पे समझ लो, क्यू न्यूक्लियर में अगर तुम कभी कंफ्यूज हो जाओ तो क्यू न्यूक्लियर के लिए जब हम निकालते हैं तो क्यू न्यूक्लियर के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या आता है, GI e⁻⁻KT। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में, तो E की पावर में जब मैग्नीट्यूड में एनर्जी बढ़ती है तो उस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सारी चीज़ें नेग्लेक्ट होती चली जाएगी। तो G न्यूक्लियाई क्या आता है हमारा कि जो क्यू न्यूक्लियाई पार्टीशन फंक्शन है वो किसके इक्वल आ जाता है, डीजनरेसी के इक्वल आ जाता है। जैसे कोई H2 मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया, कोई H2 मॉलिक्यूल हो गया या कोई D2 मॉलिक्यूल हो गया, और इसके लिए हमें क्यू न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखी होगी कि आपको ऑर्थो हाइड्रोजन मानना है कि या पैरा हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है। अगर ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन पूछता है तो इसके लिए क्या लगाओगे, ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए जो डीजनरेसी आती है, ऑर्थो हाइड्रोजन कैसा होगा, सिमेट्रिक इन नेचर होगा। तो जब सिमेट्रिक होगा तो I+K1 और 2I+K1 लगेगा। और पैरा हाइड्रोजन कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होता है। तो जब एंटी सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, I2I+K1। जैसे हाइड्रोजन के लिए मैं बता देता हूँ, और तो हाइड्रोजन के लिए कितनी वैल्यू होती है 1/2। तो इसके लिए क्यू न्यूक्लियाई कितना आ जाएगा निकल के 1/2+K1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 1/2+K1, 2 से 2 कैंसिल आउट, बात ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, 2 से 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए अगर क्यू न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन पूछ लेता है तो कितना आ जाता है 3, और पैरा के लिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बात ठीक है। तो इसके लिए जब निकालोगे तो इस तरीके से हमारी चीजें निकलती है। तो हमारे ये दोनों के दोनों पार्टीशन फंक्शन आ गए। तो इसी केस में अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि कौन सा ऑर्थो हाइड्रोजन का फंक्शन होगा और कौन सा पैरा का होगा, तो बड़ा ईजी है। I+K1 2I+K1 किसकी डीजनरेसी है, G0 सिमेट्रिक है, तो ये ऑर्थो हाइड्रोजन की डीजनरेसी है, और ये किसके लिए है, पैरा हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए अगर मैं I की वैल्यू हाफ लिख देता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और जब 3 हो जाएगी तो यहाँ पे कितना आएगा, J = ओड e⁻⁻K J+K1/KT+K। अब यहाँ पर I की वैल्यू जब हाफ लिखोगे तो 1/2 कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। भाई I की वैल्यू 1/2 लिखोगे, 2 × 1/2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 1 2, और फिर हाफ तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 e⁻⁻K J+K1/KT, बात ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन की 3 वैल्यू आ रही है, ये 3 किसके लिए आ रही है, ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए, और ये वैल्यू किसके लिए आ रही है, पैरा हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ से एक्सप्रेशन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। दूसरा क्या पूछ लेता है, रेशियो पूछ लेता है n ऑर्थो का और n पैरा का। तो उस केस में कुछ नहीं करना, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन को रखना है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि n ऑर्थो अपॉन में n पैरा, जैसे मैं बोल देता हूँ n ऑर्थो अपॉन में n पैरा, तो n पैरा के लिए क्या, इसको लिख दो बस। ये किसके लिए है, ऑर्थो के लिए। तो ऑर्थो के लिए लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 समीशन J की वैल्यू कितनी है, ओड e⁻⁻K J+K1 बाई कितना आ जाएगा KT अपॉन में कितना आ जाएगा 1 समीशन, यहाँ पे J की वैल्यू कैसी आ जाएगी E1 e⁻⁻K J+K1। बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, इससे यहाँ से आ जाएगा। तो इसमें जितने भी आज तक कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो इसी फॉर्मेट में यहाँ से क्वेश्चनों को पूछा गया है कि आपसे E की वैल्यू या n ऑर्थो अपॉन में n पैरा किस टाइप से निकालोगे। तो इस वेव फंक्शन को याद रखना कि जब कभी भी आपको फर्मियोन लिखना है तो फर्मियोन क्या है, ओवरऑल एंटी सिमेट्रिक इन नेचर है। तो एंटी सिमेट्रिक इन नेचर करने के लिए हमें न्यूक्लियर पार्टीशन वेव फंक्शन के बीच में या न्यूक्लियर साई फंक्शन के बीच में और रोटेशनल के बीच में अच्छे से कपलिंग करानी पड़ेगी, तभी ये हमारा कंप्लीट हो पाएगा। अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो ऐसा कोई सच कोई न्यूमेरिकल नहीं आता,
बस इसी तरीके से चीज़ों को पूछा जाता है। दूसरा, अगर कभी एवरेज की बात आ जाती है, कभी कभी एक क्वेश्चन हो रहा है कि एवरेज पूछ लेता है, तो एवरेज के लिए कुछ नहीं करना। एवरेज के लिए क्या करोगे, सपोज करो कि तुमसे बोल दिया कि बोसोन पार्टिकल के लिए एवरेज पार्टीशन फंक्शन लिखिए, तो एवरेज क्या करोगे, ओवरऑल ऐड कर दोगे। एवरेज के लिए कुछ नहीं करना, ये लिख लो एवरेज पार्टीशन फंक्शन, एवरेज पार्टीशन फंक्शन फॉर फर्मियोन, ऐसे ही उसके लिए होगा बोसोन के लिए। तो यहाँ पे 3 आता है, ये आता है 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, कुछ नहीं करना 3/4 कर देना है यहाँ पे। तो क्यों एवरेज आ जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 3/4 e की पावर समीशन में, समीशन j इज इक्वल टू ओड e की पावर माइनस bj j प्लस के 1/kt प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 समीशन j की वैल्यू किस में आ जाएगी E1 में, e की पावर माइनस के bj प्लस के 1/kt। तो ये बस एवरेज, इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके आ चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पूछेगा। बाकी काइनेटिक्स थ्योरी में जो बचती है वो कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसमें पार्टीशन फंक्शन का यूज़ होता है, वो काइनेटिक्स का पार्ट है। अगर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से आता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।